हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में आमने सामने आए बिना ही तगड़ी लड़ाई तेजस और J-17 में जोर आजमाइश की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे लद्दाख से बड़ी खबर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लद्दाख में आपात लैंडिंग, पायलट को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रोया फिर एक बार कश्मीर का रोना, तो भारत ने कर दी उसकी तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं बोलती बंद, दिया करारा जवाब। साथ ही पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक में था इस मंत्री का सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा खुलासा बताएंगे। दोस्तों, भाजपा के किस नेता ने ये सबसे बड़ा दावा किया है, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत की वायुसेना आज वाकई में पाकिस्तान जैसे देश को चुटकियों में पीछे छोड़ सकती है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर लद्दाख से बड़ी खबर, वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए गए आदेश। बता दें, भारतीय वायुसेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को लद्दाख में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान उतार चढ़ाव वाले इलाके और अधिक ऊंचाई के कारण हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें सवार दोनों के दोनों पायलट पूरे तरीके से सुरक्षित है। वायुसेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना बुधवार को हुई। वायुसेना ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। आईएएफ ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि आईएएफ के अपाचे हेलीकॉप्टर ने 3 अप्रैल को लद्दाख में एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एहतियाती लैंडिंग की। इस लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान उतार चढ़ाव वाले इलाके और उच्च ऊंचाई के कारण इसे नुकसान हुआ। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टरों को अटैक के मामले में दुनिया में सबसे मारक माना जाता है। मई 2019 में अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारत को एरिजोना में पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपा था। अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अपाचे युद्ध के समय गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है और यह किसी भी तरह के मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मनों को नहीं बख्शता। लेकिन आखिर भारतीय वायुसेना को इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करनी पड़ गई अपाचे की, जिसको लेकर संशय बना हुआ है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जांच में देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रोया कश्मीर का रोना, तो भारत ने कर दी बोलती बंद, दिया करारा जवाब। जी हां, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला, तो भारत ने करारा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए दुनिया को बता दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करते हुए गलत बयानबाजी कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने भी ये कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है जिसे दुनिया जानती है और उसे कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने मंगलवार को निरस्त्रीकरण आयोग के सत्र में आरोप लगाया था कि भारत बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के कार्यक्रम में लगा हुआ है, जिससे हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में सुरक्षा का माहौल खराब हुआ। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और इसे रणनीतिक साझेदारों द्वारा परमाणु मिसाइल, पारंपरिक और दूसरे अस्थिर करने वाले हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं इस सत्र के दौरान बोलते हुए पाकिस्तानी दूत अकरम ने एक आयोग के मंच पर कश्मीर का रोना रोया और भारत पर झूठा आरोप लगाया कि वो कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है। अकरम ने पाकिस्तान की तुलना फलस्तीन से कर डाली और कहा कि कश्मीरी और फलस्तीनी उन लोगों में से है जो अभी भी आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े पैमाने पर हथियार अधिग्रहण और आक्रामक सैन्य नीतियों ने दक्षिण एशिया में सुरक्षा माहौल को अस्थिर और विस्फोटक बना दिया है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि के जहर उगलने पर भारत ने अपने जवाब के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस्लामाबाद की जमकर बखिया उधेड़ी। भारतीय प्रतिनिधि ने मुनीर अकरम के बयान को गलत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाकर मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को इस इलाके में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, बहरहाल अगर पाकिस्तान डाल चलेगा तो पात करके भारत भी करारा जवाब देता ही रहेगा। साथ ही आपका जवाब देंगे दोस्तों पाकिस्तान के कश्मीर वाले बात पर। नेक्स्ट और सबसे बड़ी खबर बता दें, भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों में आमने सामने आए बिना ही तगड़ी लड़ाई, तेजस और J-17 में जोर आजमाइश। बता दें, भारत ने अपने तेजस MK-1A कॉम्बैट फाइटर जेट का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तेजस MK-1A ने मार्च में पहली उड़ान में नए सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन यानी AESA रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, आंतरिक संरचना और बाहरी मोल्ड लाइन में बदलाव के साथ उड़ान भरी है। तेजस के परीक्षण ने इसे हवाई वर्चस्व और वैश्विक बिक्री के मामले में पाकिस्तान के J-17 के मुकाबले खड़ा कर दिया है। दोनों लड़ाकू विमान समान सैन्य अभियानों और आवश्यकताओं के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में दोनों विश्व बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। दोनों विमान आमने सामने नहीं है, लेकिन दोनों में मुकाबला चल रहा है। दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विश्व में एक जोर आजमाइश जरूर
मंजूर है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कह दीजिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए अगली खबर बता दें, कच्चा तीवु पर अब श्रीलंका में भी हो रही खुसुर फुसुर। आखिर क्या बोले श्रीलंकाई विदेश मंत्री और मीडिया, बता दें। मीडिया की बात हमने आपको बताई थी, विदेश मंत्री की बात बता दें। लोकसभा चुनावों के बीच रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित 1.5 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े कच्चा तीवु द्वीप को 50 साल पहले श्रीलंका को सौंपे जाने पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया है और दोनों पार्टियों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करके अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरटीआई को लोगों को भ्रमित करने में भाजपा का नया सहयोगी करार दिया है। इस तरह भारत और श्रीलंका के बीच सुलझाया गया मुद्दा कच्चा तीवु 50 साल बाद फिर से जीवंत हो गया। भारत में इस सियासी मुद्दे पर हो रही बहस के बीच पड़ोसी देश श्रीलंका में भी अब खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। कई दिनों की चुप्पी के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा 50 साल पहले सुलझा लिया गया था और इस पर दोबारा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, साबरी ने श्रीलंका में एक इफ्तार पार्टी में भाग लेने के दौरान कहा कि कच्चा तीवु द्वीप पर कोई विवाद नहीं है। भारत के लोग इस बारे में आंतरिक राजनीतिक बहस कर रहे हैं कि द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई भी भारतीय राजनेता कच्चा तीवु पर दावा करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। जी हाँ, तो उधर श्रीलंकाई मीडिया ने भी इस मुद्दे पर गंभीर परिणाम भुगतने के गीदड़ भभकी दिया था। आपको याद होगा, जिन्होंने हमारी कल की खबर देखी थी, जिनको नहीं पता उनको बता दें। द डेली फाइनेंशियल टाइम्स के संपादकीय में दावा किया गया है कि कच्चा तीवु द्वीप भारत का था ही नहीं जो उसको छोड़ दिया जाता। संपादकीय में दावा किया गया है कि यह भारत में चुनावों के बीच टिप्पणियां दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए की गई है। अखबार ने संपादकीय में लिखा कि एक मित्र पड़ोसी देश के खतरनाक और अनावश्यक उकसावे के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल कच्चा तीवु पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ताइवान है रेड लाइन, पार ना करे अमेरिका। जी हां, जिनपिंग ने जो बाइडेन को दे दी सामने से चेतावनी। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मंगलवार को अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान बातचीत में जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि ताइवान रेड लाइन है जिसे अमेरिका को पार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिनपिंग ने जो बाइडेन को चेतावनी दी कि चीन शांत नहीं बैठेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में शिखर सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। हालांकि अमेरिका ने लगभग 2 घंटे की बातचीत को रचनात्मक बताया। राष्ट्रपति ने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। इसके अलावा बाइडेन ने रशिया के रक्षा उद्योग के लिए चीन के समर्थन पर भी चिंता जताई। उन्होंने दक्षिणी चीन सागर में कानून का शासन और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिटेन से बड़ी खबर, ब्रिटेन इलेक्शन को लेकर नए सर्वे में ऋषि सुनक को तगड़ा झटका, विपक्षी लेबर पार्टी को भारी बहुमत का अनुमान। जी हां, ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के नतीजों से पता चला है कि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में करारी शिकस्त मिल सकती है। मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी एक बार फिर इतिहास दोहराते नजर आ रहा है। यू गवर्नमेंट की ओर से 18,000 से अधिक लोगों पर कराए गए सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। विपक्षी नेता कीर स्टारमर की अगुवाई वाली लेबर पार्टी 403 में से 326 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के महज 155 सीटें जीतने का अनुमान है। इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी को सीधे तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। सर्वे से पता चला है कि 1997 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी की हार की तुलना में इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, फिर सुलगा दक्षिण पूर्वी ईरान, झड़प में 8 आतंकी और 5 ईरानी फौज के जवानों की गई जान। बहुत बड़ी खबर, दक्षिण पूर्वी ईरान में 2 अलग अलग घटनाओं में 8 बंदूकधारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी ईरान की खबर के मुताबिक सुरक्षा बलों के 10 अन्य सदस्य जख्मी हुए। खबर में कहा गया है कि सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में रात के समय लड़ाई तब शुरू हुई जब बंदूकधारियों ने रश्क शहर में रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एक चौकी और चाबहार शहर में एक तट रक्षक स्टेशन पर गोलीबारी की। इरना ने कहा कि 6 हमलावरों को घेर लिया गया। हमलावर 2 स्थानों पर लोगों को बंधक बनाने की फिराक में थे। फिलहाल बंधकों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। तो वहीं आपको बता दें, ईद से पहले इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। कमांडर की मौत का लेगा तगड़ा वाला बदला। जी हाँ, उधर लगातार ईरान पर हमला हो रहा है और ईरान कह रहा है कि हम ईद से पहले इस पर हमला बदला लेंगे। बता दें, हाल ही में यमन में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। ईरान अपने कमांडर की मौत के बाद कह चुका है कि वे इजराइल से बदला अवश्य लेगा। इस बीच पवित्र महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार को होने वाले ईरानियन जेरूसलम डे पर इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने एक वार्निंग जारी कर कहा कि इस दौरान देश पर साइबर हमले हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, नहीं बाज आ रहा अमेरिका, गुरपतवंत सिंह पन्नू और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर फिर एक बार आज उगला जहर। बता दें, गुरपतवंत सिंह पन्नू और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बार फिर बयान सामने आया है। वहां के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का कहना है कि वो भारतीय सरकार की तरफ से इन दोनों शख्सों के मामले में गहन
गहनता पूर्वक जांच की उम्मीद कर रहे हैं। मिलर की माने तो उन्होंने मोदी सरकार को 2 टूक में संदेश दे दिया है कि वो साफ सुथरे तरीके से जांच होते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें जल्द से जल्द आने वाले परिणाम का इंतजार है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि एक भारतीय अधिकारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने के लिए रणनीति तैयार की थी। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी अपना रुख जाहिर किया। जी हाँ, अगली खबर बताते सऊदी नहीं चाहता पाकिस्तान के मजदूर भारत की नहीं कर सकते बराबरी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल। बता दे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 1 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई और कोई भी उद्योग रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है। विदेश में बैठे पाकिस्तानियों की ओर से भेजा जाने वाला धन ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे सकता है, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लोग खाड़ी के देशों में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरबिया और यूएई पाकिस्तानियों को नहीं चाहते। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के लोगों के पास स्किल है ही नहीं। ये बात पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे से मान रहे हैं। पाकिस्तान के विश्लेषक इम्तियाज गुल ने इस मुद्दे पर रिक्रूटमेंट एजेंसी जान मोहम्मद एंड सन्स के इसाम बेग से बात की। बेग ने कहा कि पाकिस्तान को इस समय विदेश से आने वाले धन की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों की आवश्यकता है, लेकिन इनके पास कोई ट्रेनिंग होती नहीं, जिस कारण वो मजदूर ही बने रहते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बताते, राष्ट्रपति जरदारी से मिले सेना प्रमुख। सेना के खिलाफ रणनीतिक दलों के आरोपों को बताया निराधार, बेसलेस। जी हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने राजनीतिक दलों और उनके व्यक्तियों द्वारा सेना के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों पर चिंता व्यक्त की है। बुधवार को जब सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, तब उन्होंने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा। इस बैठक में सेना प्रमुख ने जरदारी को 14वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त के लिए बधाई दी है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति जरदारी ने राजनीतिक दलों और उनके कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों पर चिंता जताई है। उन्होंने ऐसे तत्वों से निपटने के लिए संकल्प लिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, श्रीलंका का वो बौद्ध मंदिर जहां रखे पवित्र अवशेष दलाई लामा को किए जाएंगे भेंट। बता दें, तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मगुरु व 14वें दलाई लामा श्रीलंका के एक पवित्र मंदिर में स्थित भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु के अवशेष दलाई लामा को सौंपे जाएंगे। बुद्ध के ये अवशेष श्रीलंका में बौद्ध मंदिर राजगुरु श्री सुबूति वस्काडुवा महाविहारिया में स्थित है। वस्काडुवा में श्री सुबूति महाविहार में भगवान बुद्ध के 21 अवशेष हैं। दलाई लामा कार्यकाल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका से भगवान बुद्ध के अवशेष गुरुवार 4 अप्रैल को दलाई लामा को भेंट किए जाएंगे। पवित्र अवशेष श्रीलंका में एक बौद्ध मंदिर राजगुरु श्री सुबूति वास्काडुवा महाविहारिया में स्थित है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान और चीन का काल है अग्नि प्राइम परमाणु मिसाइल। यूं ही नहीं, सूंघने पहुंचा था ड्रैगन का जासूस। क्या है बता दें, भारतीय सेना के रणनीतिक फोर्स कमांड ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रात के समय सफल परीक्षण किया है। इस दौरान ओडिशा तट पर डीआरडीओ के भी अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण सफल रहा और रास्ते में कई जहाजों ने इसकी निगरानी भी की। परमाणु बम गिराने में सक्षम यह मिसाइल भारत की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है। इसे अग्नि सीरीज की पुरानी पड़ चुकी अन्य मिसाइलों को हटाने के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, जो एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। भारत की इन मिसाइलों की टेस्टिंग को देखते हुए चीन ने अपने कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात किए हैं। आपको बता दें, अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर एक ऐसी नई तकनीक लगी है जो ज्यादा सटीकता से हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु तबाही मचाने की क्षमता रखती है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बहुत बड़ा खुलासा पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक में था पूर्व सीएम चन्नी का हाथ। जी हाँ, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा नेता रवनीत बिट्टू ने किया। बता दें, कांग्रेस को अलविदा कहे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इसके पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात कही है। बिट्टू ने दावा किया कि 5 फरवरी 2022 को फिरोजपुर के प्यारे आड़ा गांव के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला रुकवाना पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की शरारत थी। उनके ही इशारे पर 15 से 20 लोगों का काफिला सड़क पर धरना लगाने गया था और वहां से पीएम मोदी का काफिला वापस घुमाना पड़ा था। बिट्टू ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में यह खुलासा किया है। अब बिट्टू के इस दावे से पूर्व सीएम चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चन्नी लगातार पीएम की सुरक्षा चूक की बातों को ही दरकिनार करते रहे हैं। बहरहाल बिट्टू के इस दावे के बाद देखते हैं चन्नी को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आज एक बहुत अचंभे की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जी हां, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी गौरव वल्लभ, जी हां, आज ही दिया था पार्टी से इस्तीफा। कट्टर कांग्रेसी माना जाता था इनको और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके सबको चौंका दिया है। बता दें, कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली
है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले अपने कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर गौरव वल्लभ ने कहा कि मैंने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी है। बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं जिसके बारे में मैं कांग्रेस पार्टी को समय समय पर कांग्रेस पार्टी को अवगत कराया वो अपने इस्तीफे में लिख दिया। मेरा हमेशा मानना रहा है कि भगवान राम जी का मंदिर बने और न्योता मिले और हम न्योते को ठुकरा दे। कांग्रेस पार्टी ये लिखकर दे दे कि हम नहीं जा सकते, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। बड़े समय तक देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में मैंने अर्थशास्त्र और वित्त पढ़ाया भी है। सुबह से शाम तक वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, उदारीकरण, निजीकरण को गाली, वैश्वीकरण को गाली। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने जो किया उसे पूरी दुनिया मानती है। आप उन नीतियों को गाली दे रहे हैं। कोई बिजनेस करे उसे गाली, कोई निवेश करे उसे गाली, एयर इंडिया कोई खरीदे वो गलत। मुझे लगता है मुद्दों को टैकल करने में कांग्रेस पार्टी के अंदर गैप आ रहे हैं। मैंने चिट्ठी में भी यही चीजें लिखी। आप चिट्ठी भी दोस्तों स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। यानी कि उनका क्लियर कहना था कि सनातन विरोधी नारे मुझसे नहीं लग सकते, इसीलिए मुझे माफ करो, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बहरहाल दोस्तों, गौरव वल्लभ के बीजेपी ज्वाइन करने पर आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य अपनी राय रखिएगा, क्योंकि इनको कट्टर कांग्रेसी माना जाता था और जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके सबको चौंकाया है, इस पर आपकी राय तो बनती ही है। अगली खबर बता दें, राहुल गांधी के रोड शो में नहीं दिखे मुस्लिम लीग के झंडे। लेफ्ट और राइट दोनों के निशाने पर कांग्रेस। जी हां, क्यों छिपाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग के झंडे? वायनाड में भी स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हुई हमलावर। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वायनाड से पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा नदारद दिखा, यानी बिल्कुल भी नहीं था। अब मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से शर्मिंदा है। वायनाड जिले में उनके रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें IUML से शर्म आती है तो उन्हें उनका समर्थन अस्वीकार कर देना चाहिए। तो वहीं उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को वायनाड में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के झंडे गायब होने पर कांग्रेस की आलोचना की। विजयन ने कहा कि कल ही कांग्रेस के शीर्ष नेता ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके तहत एक रोड शो हुआ था। स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक उनके साथ थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि उनकी पार्टी का झंडा वहां था ही नहीं। वे ऐसा रुख क्यों अपना रहे हैं कि हमें मुस्लिम लीग के वोट चाहिए लेकिन उनके झंडे नहीं? कांग्रेस इतनी नीचे कैसे गिर गई कि उसने मुस्लिम लीग के झंडे को दुनिया से छिपाने के लिए अपना झंडा भी छिपा लिया। बहरहाल इस झंडे को लेकर सियासी गर्म आ गई। इस पर आपका क्या राय होगा? साथ ही साथ ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।